एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की बढ़ती शक्ति की। जी हां, बदलते वक्त में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय वायुसेना लगातार खुद को मजबूत कर रही है। तेजस के बाद अब बारी है मिग और सुखोई की। इंडियन एयरफोर्स यानी जांबाजों की वो टोली जो फलक पर राज करती है, जिसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्त। गीता के 11वें अध्याय से लिया गया ये वाक्य वायुवीरों को मारक शक्ति, बुलंद हौसला और नया जोश देता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। तेजस विमान की महाडील के ग्रीन सिग्नल को हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 30 और मिग 29 खरीद की दिशा में आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत आने वाले दिनों में रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन खरीदेगा। सरकार की ओर से जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। 21 मिग 29 खरीद से भारतीय वायुसेना में मिग विमानों की तादाद बढ़कर 59 हो जाएगी। नए मिग 29 को पहले के मुकाबले कम कीमतों पर खरीदा जाएगा। वायुसेना में अब तक 268 सुखोई प्लेन को शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट की काफी जरूरत है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत बिग एक्शन की तैयारियों को परवान चढ़ा रहा है। दरअसल बीजिंग और इस्लामाबाद की मक्कारियों को देखते हुए वायुसेना कोई चूक नहीं चाहती। भारत न सिर्फ फाइटर जेट खरीद रहा है बल्कि उन्हें खतरनाक भी बना रहा है। एयरफोर्स 42 सुखोई को मॉडिफाई कर सटीक प्रहार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस कर रही है ताकि हवा में ही दुश्मन के चीथड़े उड़ाए जा सके। न्यूज़ नेशन। चलिए तो आपको समझाते हैं कि दरअसल में तेजस के बाद सुखोई और मिग को लेकर भारतीय वायुसेना या कहिए भारत सरकार इतनी सक्रियता दिखा क्यों रही है। दरअसल में हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए मिग और सुखोई की ताकत दिखाते हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, हम आपको मिग 29 की ताकत यहां पर दिखा रहे हैं, जिसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप समझ सकते हैं इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है इसकी रफ्तार, और इसकी क्षमता को आप देख सकते हैं। हवा से हवा और जमीन पर अटैक करने की ताकत रखता है महाबली मिग 29। 5 मिनट में टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है और तमाम सुविधाओं से लैस है। R6 मिसाइल से भी लैस है। मिग 29 अस्त्र मिसाइल से भी लैस की तैयारी लगातार हो रही है और हवा में ही रिफ्यूलिंग की क्षमता भी है। ग्लास कॉकपिट डिजिटल स्क्रीन से भी लैस है। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि करगिल युद्ध में भी इसी मिग 29 ने कमाल दिखाया था, धमाल दिखाया था। लेकिन मिग 29 के साथ साथ अब जरा सुखोई की बात कर लेते हैं। सुखोई 30 MKI की ताकत की अगर बात की जाए तो रफ्तार है इसकी 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत है सुखोई 30 MKI की। रेंज 3000 किलोमीटर 15 मिनट में यानी दिल्ली से लाहौर पहुंचने में सक्षम है सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल दागने में भी सक्षम है। साथ ही साथ 12 टन तक गोला बारूद ढोने की क्षमता रखता है। इंटीग्रेटेड रिफ्यूल सिस्टम से लैस है सुखोई 30 MKI। तो ये कुछ ताकतें हैं, ये कुछ क्षमताएं हैं जिसके चलते इस पर लगातार भारतीय वायुसेना और भारत की सरकार आगे बढ़ रही है। वैसे नए साल का आगाज हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए मुसीबत साबित होने वाला है। 20 जनवरी से भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ज्वाइंट ड्रिल करने वाली है। इस ड्रिल में खासतौर पर आकाशवीर राफेल शामिल होंगे। मतलब जब आकाश में राफेल की हुंकार गूंजेगी तो चीन से पाकिस्तान तक की रूह कांप उठेगी। ये इंडियन एयरफोर्स का वो महाबली है जो सिर्फ जीतना जानता है। जंग के मैदान में ये कभी फेल नहीं हो। नाम राफेल। राफेल से टक्कर का मतलब है सर्वनाश को न्योता। पीएम मोदी ने फ्रांस से विजय अस्त्र मंगाकर इंडियन एयरफोर्स को ऐसा अजेय बना दिया है
कि पाकिस्तान को हर दिन एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। और राफेल के खौफ को छिपाने के लिए चीन को S-400 तक एक्टिव मोड में लाना पड़ा। नए साल के आगाज के मौके पर राफेल की गर्जना एक बार फिर चीन और पाकिस्तान में खौफ भरने वाली है। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स 20 जनवरी से युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। डेजर्ट नाइट 21 एयर एक्सरसाइज 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होगी। फ्रांस की सेना मौजूदा वक्त में स्काईरॉस डिप्लॉयमेंट के तहत एशिया में तैनाती पर है और भारत के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल विमान जोधपुर पहुंच चुके हैं और वहीं जोधपुर में तैनात राफेल विमान और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ड्रिल में शामिल होंगे। दोनों सेनाओं के लिए इस एयर एक्सरसाइज का मकसद बेहतरीन प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए अपने युद्ध कौशल को और निखारना है। फ्रांस और भारत के इस एयर ड्रिल में फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट और टैंकर एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। राफेल विमान इसी साल अगस्त के महीने में भारतीय सेना में शामिल किए गए थे। राफेल के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद ये पहला अवसर होगा जब ये लड़ाकू विमान किसी युद्ध अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। न्यूज़ नेशन। और अब बात चीन की, जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार एक के बाद एक साजिशें करने में जुटा हुआ। एक बार फिर खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में चीन ने बाकायदा एक गांव बसा लिया है। सरकार से सवाल किया राहुल गांधी ने तो सरकार ने उल्टा राहुल गांधी को ही, यानी कांग्रेस पार्टी को, कटघरे में खड़ा कर दिया। खूबसूरत पहाड़ी के बीच बने ये घर चीन की साजिश की गवाही दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कैसे लाल सेना कब्जे की चाल चल रही है, इसका सबूत है ये घर। जिस जमीन पर ये मकान बने हैं वो हिंदुस्तान का इलाका है, लेकिन विस्तारवादी सनक पर सवार होकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा दिया है। यहाँ करीब 100 घर बना लिए गए हैं। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। अभी जो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक विलेज को स्थापित करने की कोशिश किया है, वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, कानून है, उसका वायलेशन है। भारत और चीन के बीच में जो संधियां हुई हैं बायलैटरल, उसका भी वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। चीन की इस हरकत पर हिंदुस्तान की भी नजर है तो सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की साजिश के बहाने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो अरुणाचल के बीजेपी सांसद ने भी राहुल गांधी को 1962 की याद दिला दी। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। 1962 से लेके आज तक वो एरिया चाइना का ऑक्यूपेशन में है। तो किस सरकार में ये ऑक्यूपेशन हुआ? कांग्रेस सरकार में ही ऑक्यूपेशन हुआ। 1962 से लेके आज तक ये चाइना का कब्जा में है ये इलाका। जिस इलाके पर चीन ने गांव बसाया है वहां 1959 से चीन अपना दावा करता रहा है। इस इलाके में कुछ साल पहले चीन ने एक सैन्य चौकी भी बना ली थी और तेजी से विस्तारवाद की साजिश पर चीन आगे बढ़ रहा है। चीन के विस्तारवादी नीति के चलते लद्दाख में जंग के हालात हैं और जिस तरह से अब चीन अरुणाचल की सीमा पर अपनी उसी विस्तारवादी नीति के तहत पांव पसार रहा है, अब लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल में भी तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। वीडियो सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब बात कश्मीरी पंडितों की। आज देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट डे बना रहे हैं कश्मीरी पंडित। दरअसल में 19 जनवरी 1990 के स्याह सदमे को झेल रहे कश्मीरी पंडितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। हमारा नारा है, जिस कश्मीर
इंसाफ किए जाने की मांग। अपना हक वापस पाने की जद्दोजहद। कश्मीर घाटी में वापस जाने के लिए लंबा होता इंतजार। 30 साल से लगातार कश्मीरी पंडित अपने हक के लिए आवाज बुलंद किए हुए हैं, लेकिन इन्हें मिला तो सिर्फ वादा, दिलासा और तारीख। 31 साल पहले 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में हुए नरसंहार के बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। विस्थापन के उस स्याह दिन को कश्मीरी पंडित ब्लैक डे के तौर पर याद करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज कश्मीरी पंडितों ने ब्लैक डे मनाया और खुद के लिए इंसाफ मांगा। 19 जनवरी 1990 को यही वो कश्मीरी समाज के लोग हैं जिनको अपने घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा था, और ये लोग जो हैं वो जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर घर छोड़कर पहुँच गए थे। आज ये लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए यूएनओ ऑफिस के बाहर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 31 साल बीत गए हैं, कुछ निकला है? बहुत लंबा अरसा होता है। हम ये त्रासदी 31 साल से झेल रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि 31 साल पहले जो हमारे कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था उसकी हमें उसका सरकार को चाहिए, मतलब उनको ये समझना चाहिए कि ये क्या मांग रहे हैं, ये इंसाफ ही तो मांग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। सरकार की तरफ से अमन बहाली की भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर विकास की राह पर बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अभी भी सुरक्षा अहम मुद्दा है। कश्मीरी पंडित को 32 साल हो गए वनवास में, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित उसी दुर्दशा से है। लेकिन अब जब इसकी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमारा कंपनसेशन का मसला है, हमारा वो सबसे बड़ा मसला जो है आज तक जितने भी कश्मीरी पंडितों की तरफ से हो गया। अब की बार हम चाहते हैं रिवर्स एक्सोडस हमारा नहीं हो, अब की बार चाहते हैं हम परमानेंटली वहाँ पर सेटल हो जाए। 19 जनवरी कश्मीरी पंडितों के लिए धोखे का दिन है, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन है जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं। तत्कालीन सरकार आपका साथ नहीं देती, फिर आपके दर्द को भुला भी दिया जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें फिर रोशन हुई। मोदी सरकार के दौर में कश्मीरी पंडितों को ये आस जगी है कि वो अपने घर यानी वादी कश्मीर में फिर लौट सकें। टी न्यूज़ नेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर लगातार ये लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो हिंदुस्तान में लगाई जा रही है वो पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि एक तबका ऐसा है जो वैक्सीन लगवाने से अभी भी कतरा रहा है। इस बीच सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि आंकड़े बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ हकीकत है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पर अभी मैं लगवाना नहीं चाहूंगी क्योंकि अभी ये बहुत डाउटफुल है। टीका ना लगवाने की वजह एक यही थी कि पहले हम ये देखना चाहते थे कि पहले हमारे हेड लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। वैक्सीन लगवाने में इस डर की वजह क्या है? कई राज्य वैक्सीन टारगेट से पीछे क्यों हैं? अभी कुछ में हम लोगों ने पूछा तो वो लोग राह देख रहे हैं कि भाई अभी जो पहले दिन जिसको लग गया वो दूसरे दिन 3 दिन के बाद कैसा है, सब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो सब लोग एक साथ आ जाएंगे। जिस कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, जब उसका सबसे सुरक्षित टीका हिंदुस्तान ने बना लिया तो आखिर क्यों लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं? जी तबीयत खराब सी हो गई थी जिसके कारण मैं लगवा नहीं पाया, मगर अब सर लगवाऊंगा मैं। डर सा लग रहा था कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा। हमने ये किया है कि अब सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोला है कि वो खुद अपने स्टाफ को मोटिवेट करें। जब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके स्टाफ को इस पे विश्वास नहीं होगा। इसी डर की वजह से देश के कई राज्य वैक्सीनेशन के टारगेट से काफी पीछे हैं। दिल्ली में पहले दिन 8000 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन सिर्फ 4000 लोगों को ही वैक्सीन लगी। तो तीसरे दिन एम्स में 8, एलएनजेपी में 12 और सफदरजंग में सिर्फ 20 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर्स में कई तरह के सवाल हैं और यही वजह है कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जो टर्नआउट है वो कम हो रहा है। देश की राजधानी में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं तो दूसरे राज्यों में भी कमोवेश वैक्सीन का डर ही नजर आ रहा है। पंजाब में भी टारगेट के महज 36% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। कर्नाटक में टारगेट से कम वैक्सीनेशन हुआ है। पहले दिन 63%, दूसरे दिन 58% और तीसरे दिन वैक्सीनेशन 50% से कम हुआ।
राजस्थान में करीब 30% कम टीके लगे हैं और अब तक टीकाकरण में सिर्फ 70% हेल्थ वर्कर ही शामिल हुए हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है कि चिकित्सा विभाग जो लक्ष्य तय करता है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर देश में कुल वैक्सीन आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में पहले दिन 2,07,229, दूसरे दिन 17,072 और तीसरे दिन 1,48,266 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। You are aware that I have taken Covaxin and I have zero side effect, zero ZDRO, nothing. It may not be same in everybody, but certainly look at the data. Data shows that these both vaccines are safe. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि अब तक 4,54,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया गया कि आने वाले वक्त में वैक्सीन की रफ्तार और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। भले ही ये आंकड़ा अभी टारगेट से कम है, लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज को भरोसा है कि हिंदुस्तान का वैक्सीन प्रोग्राम एशिया में लीड करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मौसम की मार की। जम्मू कश्मीर में ठंड ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा कहर बरपा रहा है और कुछ ऐसे ही हालात दुनिया के अलग अलग देशों में नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से घिरा केदारनाथ था। ठंड के प्रचंड प्रहार से जमकर सख्त पत्थर में तब्दील हुआ डल झील का पानी। देश के पहाड़ी इलाकों में ठंड कहर ढा रही है। जम्मू कश्मीर में ठंड ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ कुछ जगहों पर पारा 0 से 8 से 10 डिग्री तक नीचे गिर चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक ठंड का कहर जारी रहने का ऐलान कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी मुसीबत बन गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा टेंशन की वजह बन गया है। कोहरे का ये मंजर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। पटना से लुधियाना तक कोहरे ने ट्रैफिक को पंगु बना दिया है। दिल्ली में भी ठंड और कोहरा परेशानी की वजह बना हुआ है। ठंड की वजह से एनसीआर में प्रदूषण लेवल भी खतरनाक हो चुका है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वहीं दिल्ली की हवा की हालत भी बेहद खराब है। दिल्ली में ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें तो आप देखिए 350 के लेवल पे पहुंच चुका है पोल्यूशन। PM 2.5 की स्थिति है। और इसी तरीके से अगर आप नोएडा की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे तो नोएडा में भी अगर आप देखेंगे तो 356 है, जो कि वेरी पुअर कंडीशन में है। वैसे मौसम का ये अजब गजब मिजाज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिख रहा है। तस्वीरें अल्जीरिया के एन सफरा रेगिस्तान की है। यहाँ ठंड की वजह से रेगिस्तान में बर्फबारी दर्ज की गई है। यहाँ पारा -3 डिग्री तक गिर गया है। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है ट्रैक्टर मार्च रोकने पर क्या मानेंगे किसान। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।